दोस्तों, तो हम लोग वर्क को एनर्जी के क्वेश्चंस जैसे कर रहे थे थोड़ा और करते हैं। लेट्स सी क्या है। मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, उस पर दो ब्लॉक रखा हुआ है 8 kg और 16 kg का। 16 kg के इधर पे मैं एक फोर्स F लगा रहा हूं। 8 kg का दूसरा एंड एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, राइट। लेंथ हाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F जिससे ये 8 kg वाला ब्लॉक जो है वो हमारा जमीन का कांटेक्ट को ना छोड़ पाए, राइट। ओके, पहली बात एक चीज देख लो, 8 kg वाला ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर सकता है। जैसे ये मूव करेगा या तो कांटेक्ट छोड़ेगा या तो धागा तोड़ेगा। तो एक बात तो निश्चित है, पहले वो वाला पॉइंट को हम नोट डाउन कर लें। जो हमारा 8 kg ब्लॉक कैन नॉट मूव, राइट। तो 8 kg ब्लॉक वाले का जो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, 8 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां से है टेंशन, यहां पर है mg, यहां पर है नॉर्मल और यहां पर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, x जहां पर इलोंगेशन है, राइट। ओके, ये वाला एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। अब बेसिकली ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो इट इज क्लियरली एविडेंट जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, तो थीटा जो है वो है मेरा 53 डिग्रीज। ओके, अब सब कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू kx, राइट। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिख सकता हूं T sin थीटा प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू mg। अब अगर हमें जस्ट कांटेक्ट लूज करवाना है, टू जस्ट लूज कांटेक्ट, n जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो n अगर हमारा 0 होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से लिख सकता हूं T sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा kx बाई mg, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू cot थीटा। अच्छा, थीटा हमारा 53 है, यानी साइन का वैल्यू है 4/5 और कॉस का वैल्यू है 3/5, तो cot इज cos बाई साइन, सो इट विल बी 3/4। So kx must be equals to 3/4 into mg, that is 80। तो जब हमारा स्प्रिंग फोर्स 16 न्यूटन हो जाएगा तब ये वाला मास जो है वो अपना कांटेक्ट को लूज करेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फोर्स यहां पर खींचना चालू करेगा तो धीरे धीरे ये वाला बॉडी मेरा एक्सीलरेट होगा। नाउ स्प्रिंग मेरा जैसे जैसे खींचना चालू करेगा वैसे वैसे अभी भी एक्सीलरेशन तो होगा, बट अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। एंड एक पॉइंट आएगा जहां पर kx और f इक्वल होगा, लेकिन वहां पर ब्लॉक रुकेगी नहीं, वो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी पोजीशन है। उसके बाद अब ब्लॉक का रिटार्डेशन होना चालू होगा और रिटार्ड होते 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 फाइनली जब मेरा 16 kg वाला ब्लॉक वापस रुक जाएंगे तो वहां पर हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन होने वाला है। और जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा
उस पॉइंट पे जाके ये वाला ब्लॉक का कांटेक्ट लूज करने का टेंडेंसी मैक्सिमाइज्ड होगा। अगर वहां पर कांटेक्ट लूज नहीं किया तो कभी भी वो कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। सो अब हम लोग का लाइफ का एम है टू फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, और वो मैक्सिमम इलोंगेशन मान लो है x नॉट, राइट। सो ऑब्वियसली ब्लॉक बात है, ये वाला ब्लॉक हमारा x नॉट से डिस्प्लेस हुआ है, तो f के जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल्स टू f इंटू एक्स नॉट। जो हमारा मास है उसका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जो भी हमारा फोर्स का वर्क डन होगा that will get converted into the kinetic energy of the spring, potential energy of the spring. So f of x naught must be equals to half k x naught square. So k x naught का एक तो काट दो, x naught जीरो नहीं हो सकता है, k x naught must be equals to 2f, right? तो मैक्सिमम पोजीशन में जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, उसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2f। बट ये वाला ब्लॉक जो मैक्सिमम झेल सकता है वो है 60 न्यूटन, क्योंकि 60 न्यूटन पे हमने देख लिए हैं जो हमारा नॉर्मल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, k of x naught must be less than or equals to 60 Newton. So 2f must be less than or equals to 60 Newton. So force F must be less than or equals to 30 Newton. I hope this part is perfectly understood. ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसको वापस में करने का कोई पॉइंट नहीं है। बस इसका एनएलएम ड्रॉ किया, कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया, नॉर्मल को जीरो किया और इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट द मैक्सिमम इलोंगेशन पोजीशन, और वहीं पे इसका कॉन्टैक्ट लूजिंग टेंडेंसी मैक्सिमाइज्ड होने वाली है। ओके दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। हमारे यहां पे दो ब्लॉक्स है, यहां पर है वर्टिकली मास 2m है, जी इस डायरेक्शन में, और स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस पे ये वाला सरफेस जो है वो हमारा स्मूथ है। ब्लॉक पी रखे हुए हैं, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगी। जब ये वाला स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, वो वाला पॉइंट को हमने ए नाम दिया है, और उसके राइट पे कोई एक पॉइंट है बी, लेंथ दिया हुआ है। तो ये सवाल पूछा गया है जो दोनों का वेलोसिटी कितनी होगी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा, काफी ज्यादा आसान है। पहले लेट्स कैलकुलेट फॉर पॉइंट ए। अच्छा, तो पॉइंट ए के बारे में अगर मैं देखूं, ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है, और जो फाइनल सिनेरियो है उसके बारे में अगर सोचूं तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का होगा। ये वाला जो ब्लॉक है वो यहां पर आ जाएगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो यहां पर आ जाएगा, और उस टाइम पे उसका स्पीड कुछ होगा इस डायरेक्शन में v1, और दूसरा जो ब्लॉक है वो थोड़ा नीचे आएगा। मान लो ये इनिशियल पोजीशन से y लेंथ से नीचे आया है। ओके, इस टाइम पे ये वाले का जो वेलोसिटी है वो होगा मेरा v2,
and my obvious claim that v2 must be equals to 0, क्योंकि दोस्तों अगर v2 0 नहीं हुआ तो कांड हो जाएगा, हमारा स्ट्रिंग जो है वो पक्के से टूटने वाली है, क्योंकि ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि वर्टिकल होने पे तो कांटेक्ट लूज हो चुका है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर 0 है तो स्ट्रिंग का दूसरे एंड का भी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मोशन प्योर वर्टिकल है, इसका मोशन प्योर हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग है, तो स्ट्रिंग के अलोंग डेफिनेटली कोई वेलोसिटी नहीं आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी तो डेफिनेटली 0 ही होना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट पे भी यहां पे इनिशियली ये रेस्ट पे था, फाइनली भी ये रेस्ट पे है, तो सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ P। जो Q का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही P का काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, राइट। सो नाउ ये लेंथ है कितना 4, ये लेंथ है 3, तो ये वाला लेंथ 5 था, ये वाला लेंथ 5 था, पर अब ये वाले धागे का लेंथ हो गया है 4। तो यहां से जो 5, ये पुली से ये वाला पुली के बारे में अगर सोचूं, देखो ये वाला पुली से ये वाला पुली का स्ट्रिंग का लेंथ तो फिक्स है, तो ये वाले पुली से ब्लॉक का जो लेंथ था स्ट्रिंग का वो 5 मीटर था, और अब ये 4 मीटर है। तो ये जो 1 मीटर का धागा रिलीज हुआ है वो डेफिनेटली Q को ही मिला है, तो डेफिनेटली जो मेरा Y है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1 मीटर, वो तो 1 मीटर होना ही पड़ेगा। मैं स्ट्रिंग का लेंथ को कंजर्व कर रहा हूं, यहां से यहां तक की पुली में कोई लेंथ में बदलाव नहीं आ सकता है। तो पुली टू ब्लॉक का लेंथ अगर पहले 5 मीटर था और ब्लॉक टू पुली अगर अब 4 मीटर है, तो 1 मीटर का जो धागा रिलीज होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा कहीं पे स्लैक नहीं हुआ है या टूटे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाला धागा Q को ही मिला है। तो Q जितना लेंथ से नीचे आने वाला है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट। सो सिंपल सी बात है, Q अगर 1 मीटर से नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, 2m इंटू G इंटू H, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू V1 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, और तो कहीं पर कुछ इन्वॉल्व नहीं है। सो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, m इज कैंसल्ड, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, सो V1 इज इक्वल्स टू 2√10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पॉइंट को एनालाइज करना ऑब्वियसली काफी ज्यादा सिंपल था, जो हम लोगों ने यहां पर देख लिए हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरा एक जनरल पॉइंट बी के बारे में हमें एनालाइज करना है। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर बी। तो बी के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? अरे बी के लिए पोजीशन क्या है, मैंने ये वाला फिगर को विड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला पोजीशन जो है, ये तो मेरा 4 मीटर है और ये मेरा 2 मीटर है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल्स टू √16 + 4 दैट इज √20, सो इट विल बी 2√5। ठीक है, पहले जिसका लेंथ 5 मीटर था अब वो 2√5 है। 2√5 is definitely less than 5, right? 2√5 is approximately 2.2. So 2 into 2.2, that is 4.4.
तो ऑब्वियसली बात है धागा रिलीज किया है, तो इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये कुछ y1 हाइट नीचे आ गया है। पहले ये वाला लेंथ 5 मीटर था, अब ये लेंथ जो है वो 2√5 है। सो y1 विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 5 माइनस 2√5 मीटर। राइट। ओके, नाउ ध्यान दो, यहां पर इसका स्पीड है v1 और इसका स्पीड अगर है v2। यहां पर मैं v2 को डेफिनेटली 0 नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि v1 के बारे में अगर मैं देखूं तो v1 के दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग और एक है अलोंग द स्ट्रिंग। एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है और एक है अलोंग द स्ट्रिंग। सो जो अलोंग द वाला स्ट्रिंग कंपोनेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v2, वो हमारा v2 के इक्वल होना पड़ेगा, राइट। सो नाउ ये वाला एंगल मान लो है थीटा, तो ये है 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी है थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है जो v1 का जो कोसाइन कंपोनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v2। एंड cos थीटा का वैल्यू अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं, ये 2 है, ये 2√5 है। सो v2 इज इक्वल्स टू v1 बाई √5, राइट। नाउ यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q is equals to gain in kinetic energy of P and Q, right? तो Q का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना है, 2m g into h y1, that is 5 minus 2√5, that is equals to half m into v1 square plus half 2m into v2 square। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। सो नाउ m तो खत्म कर दो, ओके। सो 10√5 into √5 minus 2, that is equals to v1 square by 2, ये 2 काट दो, प्लस v2 square is v1 square by 5, that is 7 v1 square upon 10। तो मेरे पास v1 square का जो वैल्यू आ जाएगी that will be equals to 100√5 into √5 minus 2 upon 7। तो इसका भी अगर मैं रूट ले लूंगा that will give me the velocity of v1 at that particular instant। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट था, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग का लेंथ का कंस्ट्रेंट था और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन का कंस्ट्रेंट था। वो करते हुए हम इस क्वेश्चन को काफी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो दो रोलर के ऊपर लगा हुआ है और वो दोनों रोलर के रोटेशन के कारण कन्वेयर बेल्ट जो है वो इस तरफ एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता है। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मेरे पे एक ब्लॉक है ऑफ मास m, वो वाले ब्लॉक को मैंने इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ v0, राइट। तो मुझे ये बोला है जो v0 का वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम हीट हमारा लिबरेट हो, और वो मैक्सिमम हीट कितना होगा वो भी हमें निकालना है। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी।
अच्छा देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मैं V0 को बहुत तेजी से फेंक दूं, राइट। V0 को अगर मैं बहुत तेजी के साथ फेंकूंगा तो यह हो सकता है जो फ्रिक्शन के कारण जो रिटार्डेशन होगा वो मेरा सफिशिएंट ना हो ये वाले पॉइंट तक जाके स्टॉप कराने के लिए, और ये वाले पॉइंट पे जाके अगर स्टॉप कराने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है तो ये वाले पॉइंट से वो कन्वेयर बेल्ट पे से बाहर निकल जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, राइट। अच्छा अगर मैं ब्लॉक बहुत ही कम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो भी नुकसान है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस तक आगे जाएगा और फिर पीछे आना चालू करेगा, एंड जिस पॉइंट पे वापस इसका स्पीड v हो जाएगा उस पॉइंट पे जाके उस पे वापस फ्रिक्शन के कारण हीट लिबरेट होना बंद हो जाएगा। जिस भी इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, यानी ये वाले ब्लॉक का स्पीड राइट का V0 से लेफ्ट की तरफ V0 में कन्वर्ट हो गया, वहां पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन लगने के कारण उसका जो अब पावर लॉस है वो पावर लॉस होना बंद हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। I hope this point is clear, right? So logically सोचो what should be the strategy जो कि ये मैक्सिमम हीट को लिबरेट कर पाए। Look, the thing is very simple. हमें यहां वाले पहले वाले पॉइंट से ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए जो कि सेकेंड वाले रोलर पे जब ये पहुंचे तब इसका V जस्ट 0 हो जाए और उसके बाद जो रोलर है वो रोलर काम करके इवेंचुअली किसी एक पॉइंट पे आने पे वो हमारा V स्पीड से इस तरफ जाएगा, राइट। यानी ये जो है पूरा यहां से यहां तक डेफिनेटली हमारा घिसेगा अगेंस्ट सरफेस और उस कारण पे डेफिनेटली उसका मैक्सिमम हीट हमारा लिबरेट होने वाला है। तो हमारा स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर हमें उसको मैक्सिमम घिसवाना है तो 1 से ऐसा प्रोजेक्ट करो जो कि 2 से जाके जस्ट स्टॉप हो जाए। अच्छा वहां पर स्टॉप करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, वरना अगर यहां पर भी स्टॉप नहीं होगा फिर वो बाहर निकल जाएगा और खींचना बंद हो जाएगा। यहां पर तो बेटर है बस यहां पे स्टॉप हो, फिर फ्रिक्शन इसको इस तरफ खींचते रहे और फाइनली जब V हो जाएगा तो वहां पर हमारा फ्रिक्शन लगना डेफिनेटली बंद हो जाएगा, राइट। समझ में आया ये वाला फंडा? चमका मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑब्वियसली बात है V0 इज ग्रेटर देन V, अदरवाइज ये सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। तो चलो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल सकता हूं, तो V0 में ऐसे चूज करूंगा जो कि ये वाला पॉइंट तक जाए, राइट। सो रिटार्डेशन इसके ऊपर जब हमेशा लगेगा, ध्यान देना इसके ऊपर फोर्स तो केवल एक ही है जब तक खिंच रहा है, तब तक है बैकवर्ड डायरेक्शन में μmg। तो रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू μg। ये इसका रिटार्डेशन है इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो इनिशियल स्पीड V0 है, सो L मस्ट बी इक्वल्स टू V0 स्क्वायर। और चलो पूरा लिख देता हूं मैं, इस वाले पॉइंट पे स्टॉप हो जाना चाहिए, तो 0 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू V0 स्क्वायर -2 μg इंटू L। तो L का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V0 स्क्वायर अपॉन 2 μg। ये आ जाएगा मेरे पास L का वैल्यू, राइट। एंड नाउ उसके बाद अगर मैं देखूं एक चीज यहां पर क्या है, दूसरी बात, उसके बाद जो है वो यहां से यहां तक और घिसेगा
और ये वाला लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू L1, है कि ना? सो अगर मैं 0 से V तक का सफर देखूं तो अब मेरा फ्रिक्शन जो है वो एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि स्पीड के डायरेक्शन में ही हमारा म्यू जी लग रहा है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू L1। तो L1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2 म्यू, v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, राइट। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर मैं देखूं एक चीज, बहुत सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना हीट हमारा डिसिपिटेट होने वाला है। नाउ वी कैन क्लियरली सी जो इनिशियली है यहां से यहां पूरे प्रोसेस के दौरान, यहां से यहां पूरे प्रोसेस के दौरान डेफिनेटली हमारा फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारा कितना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू L, राइट। तो यहां पर हमारा जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी का लूज लॉस है, अरे हाँ कि ना? यहां पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्यों हुआ है? डेफिनेट सी बात है, जो हमारा जो हमारा ब्लॉक है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन ने काम किया है। तो डेल्टा W ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू mg इंटू L1 इंटू -1, दैट इज, सॉरी L1 लिख दिया, L, तो माइनस म्यू mgl, राइट, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज -12m v नॉट स्क्वायर। तो ये वाले प्रोसेस में जो हीट लॉस्ट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 12m v नॉट स्क्वायर। ओके, एंड नाउ अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो हमारा यहां से यहां तक का सफर के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान देना यहां पे फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे है, फ्रिक्शन ही यहां पर ड्राइविंग फोर्स है, यानी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में जो भी गेन हो रहा है वो बेसिकली हमारा फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है। पहले ये वाले बात को हम अंडरस्टैंड करें, पहले ये वाले बात को हम अंडरस्टैंड करें, जो हमारे यहां पर जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है वो फ्रिक्शन के कारण ही हो रहा है। तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पे डेल्टा W फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू mg इंटू L1, राइट, म्यू mg इंटू L1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 12m v स्क्वायर, हाँ कि ना? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन जो है वो यहां पर ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन जो है वो यहां पर सपोर्टिंग फोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, नो हीट विल बी जनरेटेड। इस प्रोसेस में डेफिनेट सी बात है, कोई भी हीट जनरेट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि यहां पर तो फ्रिक्शन ही हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा डेवलप कर रहा है। तो उसके बाद अगर मैं देखूं एक चीज,
जैसे ही ये वाला ब्लॉक का स्पीड v हो जाएगा, ये वाले ब्लॉक का स्पीड v होते ही ये वाले का अब फर्दर कोई भी मूवमेंट होना बंद हो जाएगा, और फर्दर मूवमेंट होना बंद होगा इसके रिलेटिव में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो वैल्यू एज्यूम कर लेगा और आगे फ्रिक्शन किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा. सो नाउ इज क्लियरली एविडेंट. सो टोटल हीट जनरेटेड, कितना लिखूंगा मैं, will be simply equals to plus mu mg into L, and that is the maximum heat that can be generated. That is the maximum heat that can be generated in the whole process. उससे ज्यादा हीट जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लॉक जहां पर स्टेशनरी हो गया उसके बाद से फ्रिक्शन अब कोई फर्दर हीट जो है वो डेफिनेटली हमारा जनरेट नहीं करेगा. क्या ये फंडा समझ में आया है या नहीं आया है? सोचो एक बार सोचो, क्या ये वाला फंडा समझ में आया है या नहीं आया है? नहीं आना चाहिए. इसमें गलती है. मैं इसलिए ये वाला सॉल्यूशन दिया हूं, मैंने इसलिए ये वाला सॉल्यूशन दिया हूं क्योंकि एग्जाम में भी सेम गलती तुम कमिट कर सकते हो. इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है. वो ब्लंडर क्या है सोचो दोस्तों. हमने केवल ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का देखे हैं. यह फ्रिक्शन तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा कन्वेयर बेल्ट को भी तो खींच रहा है. अगर मैं स्टार्टिंग वाले मोशन के बारे में समझूं, अगर मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट ऑफ मोशन के बारे में समझूं, जो जब यहां से यहां तक का मोशन, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, वो कन्वेयर बेल्ट खुद भी तो वी से मूव कर रहा है. तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण भी हमारा पावर जनरेट होने वाला है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वो जनरेट होने वाला है. एंड नाउ सी वन थिंग, यहां पर जो कन्वेयर बेल्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन अगर लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो कन्वेयर बेल्ट में पूरे मोशन के दौरान लग रहा है फ्रिक्शन ऑन कन्वेयर बेल्ट. कितना है, किस तरफ है? दैट इज इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में म्यू एम जी, हाँ कि ना? और ये जो हमारा म्यू एम जी का फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन हमेशा v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. और ये v के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हुए अगर मैं देखूं तो कुल मिला के कितने लेंथ तक ये फ्रिक्शन हमारा काम किया है. यहां से यहां तक जाने के दौरान L1 L लेंथ खिंचा है और वापस आने के दौरान L1 लेंथ खिंचा है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये वाले के कारण जो हमारा हीट जनरेटेड है, that will be equals to mu mg into L plus L1, right? So total heat generated की अगर मैं बात करूं, so this is not equals to this, this will be equals to this. So heat generated total will be equals to mu mgl plus mu mgl plus L1, that is 2 mu mgl plus mu mgl1. वो क्या लिख सकता हूं मैं? That is equals to half mv square. This will be the total heat generated by the friction during the whole motion.
Don't forget the heat that is generated on the conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट को भी तो फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में फोर्स पूरा मोशन के दौरान हमारा लगा रहा है। तो ये एक कॉमन गलती है जो बच्चे अक्सर कमिट करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग दिस। द टोटल हीट जनरेटेड is not mu mgl, it is 2 mu mgl plus half mv square. I hope this point is perfectly understood. Okay.